हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं प्रमिता। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज आप सभी के लिए मैं लेकर आ गई हूँ साहित्य शास्त्र का तृतीय क्लास। ठीक है, थर्ड क्लास लेके आएंगे। इसके पहले हमने इसका 2 क्लास लिया हुआ है ऑलरेडी। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लें। और जो ये साहित्य शास्त्र है, साहित्य शास्त्र एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछा जाता है। बहुत छोटे छोटे प्रश्न बन के आते हैं, लेकिन इस टॉपिक में थोड़ी सी उलझन है। मतलब छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो साथ में याद रखना होता है हमें, इसलिए थोड़ा उलझन होती है याद रखने में। इसलिए आपको इसे ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना है और समझना है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें और चीज़ों को बार बार रिवाइज करें, ताकि वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, तभी आप इसे अच्छे से याद रख पाओगे। ठीक है, तो आज हम काव्य हेतु पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि काव्य हेतु का क्या अर्थ होता है। जो यहाँ पे हेतु शब्द दिया गया है, इस हेतु शब्द का क्या अर्थ होता है। तो हेतु का तात्पर्य होता है कारण। ठीक है, तो हम जान गए कि हेतु का क्या अर्थ होता है। कारण अर्थ होता है काव्य हेतु का अभिप्राय काव्य की रचना के लिए आवश्यक कारणों से है, अर्थात काव्य के सृजन के लिए किन किन तत्वों का होना जरूरी है, वह क्या कहलाता है, काव्य हेतु कहलाता है। कि काव्य के सृजन के लिए किन किन तत्वों का होना जरूरी है, उसे क्या कहा जाता है, काव्य हेतु कहा जाता है। या फिर काव्य हेतु को काव्य की उत्पत्ति के कारण के रूप में भी समझा जा सकता है। काव्य हेतु को और किस रूप में समझा जा सकता है, काव्य हेतु को काव्य की उत्पत्ति के रूप में भी समझा जा सकता है। कि किस कारण से किसी काव्य की उत्पत्ति हुई, किस कारण से किसी काव्य को लिखा गया, क्या ऐसा आवश्यकता हुआ, क्या ऐसा आवश्यकता आ गया कि काव्य लिखना पड़ गया। कोई कारण तो होगा किसी चीज को लिखने पढ़ने का। कोई पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, कोई लिख रहा है, क्यों लिख रहा है। तो काव्य लिखने का क्या कारण है, उसे क्या कहते हैं, हेतु कहते हैं। ठीक है, काव्य हेतु को काव्य की उत्पत्ति के कारण के रूप में भी समझा जा सकता है। आगे बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं, बाबू गुलाब राय कहते हैं कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। काव्य हेतु का उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते। हेतु यानी कारण, कारण से अभिप्राय उन साधनों से है। ठीक है, कारण से अभिप्राय क्या है, उन साधनों से है जो कि किसी कवि को प्रेरित करते हैं किसी काव्य की रचना करने में, और उस कवि को सहायता भी करते हैं काव्य की रचना करने में। ठीक है, संस्कृत काव्य शास्त्र में मुख्य 3 काव्य हेतुओं को माना गया है। और जो संस्कृत के काव्य शास्त्री है, जो संस्कृत के आचार्य है, उन्होंने क्या माना है, काव्य रचना के 3 कारण माने हैं, 3 हेतु माने हैं। कि मुख्य 3 ही कारण हो सकते हैं किसी काव्य की रचना के, या फिर 3 ही हेतु हो सकते हैं किसी काव्य की रचना के। और वह कौन कौन से हैं, प्रतिभा या शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा क्या होता है, प्रतिभा किसी भी व्यक्ति में जन्मजात होता है। जन्म से जो हम अपने अंदर प्रतिभा लेके आते हैं, जन्म लेते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रतिभा। कुछ कवि ऐसे होते हैं जो जन्म जाति प्रतिभाशाली होता है, उनके आसपास ना कोई कवि प्रवृत्ति का होता है, ना उनके परिवार में होता है, ना उन्होंने कभी देखा सुना होता है, लेकिन उनके भीतर जन्मजात यह प्रतिभा होता है और वो स्वयं से ही लिखना शुरू कर देते हैं, कविताएं, रचनाएं। ठीक है, और उसके बाद आता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है जब हम बहुत सारे काव्य पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, ठीक है, उनको पढ़ने के बाद उससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, या फिर हम ऐसे सम्मेलनों में जाते हैं जहाँ कविगण सम्मिलित होते हैं और सम्मेलन करते हैं, या फिर घर परिवार में ऐसे हमारे पूर्व जो हैं परिवार वाले कविता से जुड़े हुए, काव्य से जुड़े हुए हैं, तो वो जो सृजन शक्ति है वो देख कर धीरे धीरे हमारे भीतर आता है, उसे क्या कहा जाता है, व्युत्पत्ति कहा जाता है। और अभ्यास, अभ्यास भी उत्पत्ति से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। जब कोई व्यक्ति जिसमें यहाँ जन्मजात प्रतिभा नहीं होता है, लेकिन वह क्या करता है, अभ्यास करता है, बहुत अधिक अभ्यास करता है, और अभ्यास के माध्यम से अपने भीतर उस प्रवृत्ति को जन्म देता है, या अभ्यास के माध्यम से वह काव्य रचना सीखता है, तो उसे अभ्यास कहा जाता है। इसी प्रकार संस्कृत के काव्य शास्त्रियों ने इसे 3 भागों में बांटा है, काव्य हेतु को या काव्य रचना के कारण को। कौन कौन सा, प्रतिभा या शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ठीक है, आगे देखते हैं। काव्य हेतु, मुख्य काव्य हेतु या मुख्य काव्य के कारण जो आचार्य है उन्होंने माना है,
तो सभी का हमें याद रखना है, ठीक है। सभी आचार्यों ने अलग अलग माना है, तो हमें ये याद रखना है, पेपर में यह पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो काव्य उत्पत्ति के क्या कारण है उसे हम यहाँ से पढ़ेंगे कि भामा जी ने जो काव्य उत्पत्ति का कारण माना या हेतु माना वह प्रतिभा को श्रेष्ठ मानते। भामा क्या मानते हैं? प्रतिभा को श्रेष्ठ मानते हैं, अर्थात जन्मजात जो प्रतिभा होता है उसे श्रेष्ठ मानते हैं। देखिए यहाँ पे केवल प्रतिभा को मानते हैं ऐसा नहीं लिखा है, प्रतिभा को श्रेष्ठ मानते हैं लिखा है, ठीक है। तो भामा क्या करते हैं? प्रतिभा को श्रेष्ठ मानते हैं काव्य हेतु के लिए, काव्य के कारण के रूप में। इसके बाद आचार्य दंडी क्या मानते हैं? काव्य उत्पत्ति के कारण के रूप में प्रतिभा को भी मानते हैं, शास्त्र ज्ञान को मानते हैं और अभ्यास को मानते हैं। इन तीनों को कौन मानते हैं? दंडी। प्रतिभा होना चाहिए व्यक्ति के भीतर, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए और अभ्यास होना चाहिए। किसके अनुसार? दंडी के अनुसार। आचार्य रुद्रट और कुंतक यहाँ दोनों एक ही जैसे काव्य हेतु को मानते हैं, इसलिए साथ में लिखा गया है। यहाँ पे माना जाता है शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। मतलब शक्ति को काव्य हेतु मानते हैं रुद्रट और कुंतक। आचार्य रुद्रट और आचार्य कुंतक, यह दोनों जो आचार्य हैं वो शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को प्रमुखता देते हैं काव्य हेतु के रूप में। इन्होंने प्रतिभा की बात नहीं किया, इन्होंने शास्त्र ज्ञान का बात नहीं किया है। किसकी बात की है? शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। और यहाँ जो प्रश्न है यहाँ पूछा जा चुका है पेपर में। आचार्य वामन के बारे में, आचार्य वामन किसको मानते हैं? लोक, व्यवहार, विद्या और प्रकरण। आचार्य वामन 3 काव्य हेतु मानते हैं। कौन कौन से? लोक, व्यवहार, विद्या और प्रकरण, ठीक। आचार्य जयदेव काव्य हेतु कौन कौन से मानते हैं? मूल प्रतिभा को मानते हैं और उसके बाद व्युत्पत्ति और अभ्यास को सहायक के रूप में मानते हैं। आचार्य जयदेव काव्य हेतु किस प्रकार से मानते हैं? मूल रूप से वह प्रतिभा को मानते हैं, लेकिन व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी वह नहीं नकारते हैं, साथ में मानते हैं, सहायक के रूप में मानते हैं। तो व्युत्पत्ति और अभ्यास को वह सहायक के रूप में मानते हैं, ठीक है। आचार्य मम्मट, तो मम्मट ने किस प्रकार से माना काव्य हेतु को? तो इन्होंने शक्ति को प्रमुख रूप से माना, शक्ति, निपुणता और अभ्यास को माना है, ठीक। मम्मट ने क्या माना है? शक्ति, निपुणता और अभ्यास। हेमचंद्र ने केवल प्रतिभा को माना है, जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा को माना है काव्य हेतु। तो यहाँ जो चार्ट है थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद रखना, लेकिन अगर आप इसे बार बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा और यहाँ से लगभग एक प्रश्न बन के आता ही आता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा उलझन होता है इसे याद रखने में। इसे एकदम सरल टॉपिक ना समझे, यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न बन के आते हैं और वही हमारे नंबर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो काव्य हेतु हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आचार्य भामा ने केवल प्रतिभा को माना या प्रतिभा को श्रेष्ठ माना, ठीक है। भामा ने किसको श्रेष्ठ माना? प्रतिभा को श्रेष्ठ माना। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु 3 माने, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास, ठीक है। प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास, दंडी ने किस पे जोर दिया? प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास। रुद्रट और कुंतक ने किस पे जोर दिया? रुद्रट और कुंतक के अनुसार शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास, शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास, शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास। रुद्रट और कुंतक ने किसको माना काव्य हेतु? शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास, शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास, शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास, रुद्रट, कुंतक। आगे वामन ने किसको माना? लोक, व्यवहार, विद्या, प्रकरण, लोक, व्यवहार, विद्या और प्रकरण। आचार्य वामन ने काव्य हेतु किसे माना? आचार्य वामन लोक, व्यवहार, विद्या और प्रकरण, लोक, व्यवहार, विद्या और प्रकरण। जयदेव ने मूल प्रतिभा को माना और व्युत्पत्ति, अभ्यास को सहायक माना। जयदेव ने मूल प्रतिभा को माना और व्युत्पत्ति और अभ्यास को सहायक माना। आगे है आचार्य मम्मट ने शक्ति, निपुणता और अभ्यास को काव्य हेतु माना। मम्मट शक्ति, निपुणता, अभ्यास, मम्मट शक्ति, निपुणता, अभ्यास। मम्मट क्या कहते हैं कि काव्य हेतु वही कर सकता है जो शक्ति हो, जिसमें निपुण हो और अभ्यास करने की क्षमता हो, जिसमें शक्ति, निपुणता और अभ्यास।
आगे हेमचंद्र केवल प्रतिभा को काव्य हेतु के लिए मानते हैं श्रेष्ठ, और जगन्नाथ भी केवल प्रतिभा को मानते हैं। हेमचंद्र और जगन्नाथ केवल प्रतिभा को मानते हैं, भामा प्रतिभा को श्रेष्ठ मानते हैं, दंडी प्रतिभा शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को मानते हैं, रुद्रट और कुंतक शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास को मानते हैं, वामन लोक व्यवहार विद्या प्रकरण को मानते हैं, जयदेव मूल प्रतिभा को मानते हैं और व्युत्पत्ति और अभ्यास सहायक के रूप में मानते हैं। और यहाँ पे मम्मट जो है शक्ति निपुणता और अभ्यास को मानते हैं। मम्मट कहते हैं कि जिसमें शक्ति है, जो निपुण है, जो अभ्यास कर सकता है, वही काव्य हेतु काव्य निर्माण कर सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया है। तो अब हम अगले चार्ट पे चलते हैं। तो अब आ गए हैं भामा। ये जो कथन दिए गए संस्कृत में, ये भी पूछा जाता है कि यह किसका कथन है, इसलिए यहाँ भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। भामा क्या कहते हैं कि काव्यम तो जायते जातो कस्यचित प्रतिभा, अर्थात किसी किसी प्रतिभाशाली में ही काव्य कभी कभी प्रस्फुरित होता है। ठीक है, हमने पहले चार्ट में देखा है कि केवल प्रतिभा को महत्व देते हैं कौन, भामा। तो इन्होंने यहाँ पे भी प्रतिभा की ही बात की है कि काव्य तो जायते जतो कस्यचित प्रतिभातः। ठीक, आगे है वामन। वामन क्या कहते हैं, प्रकरण के अंतर्गत 6 तत्वों को सम्मिलित किया था, लक्ष्यगता, काव्य परिचय, अभियोग, काव्य रचना अभ्यास, वृद्ध सेवा, गुरु महत्व, अवेक्षण, उचित शब्द प्रयोग, प्रतिभा और अवधान, चित्त की एकाग्रता। ये कौन कहते हैं, वामन कहते हैं। आगे जयदेव का देखते हैं। जयदेव क्या कहते हैं कि श्रुत, व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही काव्य हेतु है। हमने पढ़ा था कि जयदेव ने प्रतिभा को तो महत्व दिया, मुख्य प्रतिभा को माना और सहायक के रूप में अभ्यास को और व्युत्पत्ति को इन्होंने रखा है। वही इनके परिभाषा में भी हमें देखने को मिल रहा है कि श्रुत, व्युत्पत्ति और अभ्यास, सुनने के बाद जो हम व्युत्पत्ति करते हैं उसमें सुधार करके अपने हिसाब से लिखते हैं, फिर अभ्यास करते हैं, साथ ही प्रतिभा भी हमारे भीतर हो तो काव्य हेतु उत्पन्न होता है। जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है। आचार्य जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा को माना है। तो तस्य च कारणम कविगतः केवलम प्रतिभा। देखिए यहाँ पे केवलम प्रतिभा लिखा है, और हमने चार्ट में भी देखा था कि केवल प्रतिभा को जगन्नाथ ने काव्य हेतु के रूप में माना है। तो यहाँ चार्ट में भी लिखा है केवलम, केवल शब्द दिया गया है। कवि में रहने वाली प्रतिभा ही एकमात्र काव्य का कारण है। इन्होंने केवल प्रतिभा को माना, एकमात्र कारण प्रतिभा को माना है जगन्नाथ ने। आगे है शक्ति निपुणता, लोक शास्त्र, काव्याध्वेक्षणता, काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति स्थिर दुर्भते। यहाँ किसका कथन है, मम्मट का, और उन्होंने काव्य प्रकाश में यहाँ कथन कहा है। यहाँ परिभाषा इनका काव्य प्रकाश में है, प्रकाशन में है। शक्ति लोक शास्त्र और काव्य आदि के आवेशण द्वारा प्राप्त शिक्षा के अभ्यास से ही काव्य हेतु उत्पन्न होता है। हमने कहा था जब जो शक्तिशाली हो, जिसमें शक्ति हो, जो निपुण हो और जो अभ्यास कर सकता है, वही क्या है, काव्य रचना कर सकता है। हमने चार्ट में देखा था मम्मट का। ये देखिए शक्ति, निपुणता और अभ्यास, यहाँ पे लिखा हुआ है मम्मट का शक्ति, निपुणता और अभ्यास। अगले वाले चार्ट में चलते हैं। प्रतिभा। प्रतिभा को किस किस आचार्य ने महत्व दिया, प्रतिभा के विषय में किन आचार्यों ने बात किया। प्रतिभा अथवा शक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया गया। इसके संदर्भ में आचार्यों के मत निम्न है। प्रज्ञा नवोन्मेषण शालिनी प्रतिभा मतः। यहाँ किसने कहा, भट्टतौत ने कहा। भट्टतौत ने क्या कहा कि प्रज्ञा नवोन्मेषण शालिनी प्रतिभा मतः भट्टतौत, अर्थात अर्थ या वर्ण विषय को नए नए रूप में प्रकट करने वाली प्रज्ञा प्रतिभा है। क्या है, अर्थ या वर्ण विषय, अर्थ या वर्ण विषय को नए नए रूप में प्रकट करने वाली प्रज्ञा प्रतिभा है। ठीक है, तो यहाँ किसका परिभाषा है, यहाँ भट्टतौत जी का परिभाषा है, और याद रखना है प्रज्ञा नवोन्मेषण शालिनी प्रतिभा मतः भट्टतौत। ठीक है,
प्रज्ञा, नवोन्मेषण, शालिनी, प्रतिभा, मत, भट्टतौत। तो प्रतिभा के विषय में नवोन्मेषण शालिनी किसने कहा? भट्टतौत ने कहा है। आगे प्रतिभा के विषय में अभिनव गुप्त ने बात की है कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अपूर्व वस्तु के निर्माण में सक्षम प्रज्ञा प्रतिभा है। अपूर्व वस्तु के निर्माण में सक्षम प्रज्ञा प्रतिभा है। यहाँ कथन किसका है? अभिनव गुप्त का है। तो हमने देखा है कि प्रतिभा के विषय में भट्टतौत ने कहा नवोन्मेषण शालिनी प्रतिभा, और अभिनव गुप्त ने कहा प्रतिभा अपूर्व वस्तु। प्रतिभा को अपूर्व वस्तु यहाँ पे किसने कहा है? अभिनव गुप्त ने कहा है। और भट्टतौत ने नवोन्मेषण शालिनी प्रतिभा कहा है। ठीक है, एक बार पढ़ने से कभी भी यहाँ याद नहीं होगा। जब तक इसे बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तब तक यहाँ याद नहीं होने वाला है। संस्कृत है और साथ ही सब एक जैसे लगते हैं। आगे प्रतिभा के विषय में कुंतक ने बात किया यहाँ पे कि प्रकट, नाद्य, संस्कार, परिपाक, प्रौधा, प्रतिभा, काची, वेदक, विश्व शक्ति। और यहाँ जो परिभाषा है यहाँ पूछा जाता है एनटीए के द्वारा, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे ताकि आप अच्छे से इसे याद कर ले, समझ ले। यहाँ पे जो हमने पढ़ाया नवोन्मेषण शालिनी भट्टतौत, यहाँ भी आया था 2021 में या 22 में, यहाँ पूछा गया था, पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो प्रकट, नाद्यत, संस्कार, परिपाक, प्रौधा, प्रतिभा, काची, वेद, विश्व शक्ति। यहाँ कुंतक का कथन है कि पूर्व एवं वर्तमान जन्म के संस्कारों से मिली कवित्व शक्ति प्रतिभा है। ठीक है, प्रतिभा क्या है? पूर्व एवं वर्तमान जन्म के जो संस्कार मिले हैं उसे कवित्व शक्ति को प्रतिभा कहा गया है। किसके माध्यम से? कुंतक ने कहा है। कैसे याद रखना है? संस्कृत में आएगा तो प्रकट, नादत और कुंतक। कुंतक जो है एक आचार्य का नाम है और हमने गणेश जी के मंत्र में भी पढ़ा हुआ है कि वक्र तुंड महाकाय। तो वक्र तुंड से आप कुंतक याद रखेंगे। और प्रकट नाद, तो भगवान प्रकट होते हैं, इस प्रकार से कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं। प्रकट नाद अर्थात कुंतक होगा। और कुंतक को कैसे याद रखेंगे? वक्र तुंड महाकाय से याद रखेंगे कुंतक। शक्ति, कित्व, बीज रूप, संस्कार, विशेषः। यहाँ किसने कहा? मम्मट ने कहा कि शक्ति अर्थात प्रतिभा कवित्व का बीज रूप विशिष्ट संस्कार है, अर्थात कवित्व के लिए बीज की तरह मूल रूप से उत्तरदायी शक्ति ही है। ठीक है, तो यहाँ जो कथन है मम्मट का है। और शक्ति कित बीज रूपम, शक्ति को बीज रूप में किसने कहा? मम्मट ने कहा। शक्ति क्वित बीज रूपम, तो शक्ति को बीज रूप में किसने कहा? मम्मट ने कहा। कुंतक ने प्रकटनाद कहा। और पिछला स्लाइड देख लेते हैं। यहाँ पे भट्टतौत ने नवोन्मेषण शालिनी कहा प्रतिभा को। अभिनव गुप्त ने प्रतिभा अपूर्व वस्तु कहा। अभिनव गुप्त ने प्रतिभा को अपूर्व वस्तु कहा है। आगे सा प्रतिभा काव्य घटना अनुकूल शब्द परिस्थिति। यहाँ किसका कथन है? जगन्नाथ का कथन है। जगन्नाथ ने प्रतिभा को क्या कहा है कि काव्य रचना के अनुकूल शब्दार्थों की उपस्थिति सृजन क्षमता ही प्रतिभा है। काव्य रचना के अनुकूल शब्दों की उपस्थिति, काव्य के रचना के अनुकूल शब्दों की उपस्थिति सृजन क्षमता ही प्रतिभा है। तो यहाँ जगन्नाथ ने कहा है, तो हमें संस्कृत में याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे? सा प्रतिभा, क्या याद रखेंगे? सा प्रतिभा जगन्नाथ, सा प्रतिभा जगन्नाथ। ठीक, क्या याद रखेंगे? सा प्रतिभा। या फिर काव्य घटना अनुकूल, यहाँ भी आप याद रख सकते हैं काव्य घटना अनुकूल जगन्नाथ, काव्य घटना अनुकूल जगन्नाथ, जो आपको सही लगे। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल ने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया के रूप में व्याख्यायित किया है। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि कौन सा कथन सत्य है, कथन सत्य असत्य में यहाँ पूछा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल ने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया के रूप में व्याख्यायित किया है, कथन सत्य है या असत्य, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या फिर किस आचार्य ने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया के रूप में व्याख्यायित किया है, तो ऑप्शन दिया रहेगा और जिसमें दिया रहेगा
एक ऑप्शन में कि रामचंद्र शुक्ल, तो वो सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, आगे देखते हैं। विभिन्न आचार्यों ने प्रतिभा के भेद इस प्रकार किए हैं। अभी तक हम प्रतिभा को पढ़ रहे थे, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि प्रतिभा के भेद, अर्थात आचार्यों ने आगे चलकर प्रतिभा के भी भेद किए हैं। तो प्रतिभा के भेद किए हैं और यहाँ से प्रश्न बन के आता है, ऐसा नहीं कि प्रतिभा के भेद नहीं पढ़ने हैं, यहाँ से भी प्रश्न आता है। जैसे कि रुद्रट ने प्रतिभा के कितने भेद किए, या रुद्रट ने प्रतिभा के जो भेद किए उनके नाम बताइए। इस प्रकार से प्रश्न बन के आया हुआ है पेपर में, याद रखना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। तो प्रतिभा के भेद यहाँ पे रुद्रट ने किया है, 2 भेद किया है उन्होंने, सहजा उत्पदा। 2 भेद किया है, सहजा या उत्पदा। सहजा का अर्थ होता है कि पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त प्रतिभा। सहजा का क्या अर्थ होता है, जो पूर्व जन्म से जो हम संस्कार लेके आते हैं उसे सहजा क्या कहा है यहाँ पे रुद्रट ने। और उत्पदा, उत्पदा से तात्पर्य इस जन्म में अर्जित प्रतिभा से है। उत्पदा से क्या तात्पर्य है, इस जन्म में जो हम अर्जन करते हैं उसे हम प्रतिभा कहते हैं, सॉरी उत्पदा कहते हैं। तो यहाँ पे प्रतिभा के रुद्रट ने कितने भेद किए हैं, तो प्रतिभा के रुद्रट ने 2 भेद किए हैं। कौन कौन से, सहजा उत्पदा, सहजा उत्पदा। ठीक, रुद्रट ने कितने भेद किए हैं, 2 भेद किए हैं। कौन कौन से, सहजा और उत्पदा। ठीक, आगे है राजशेखर। राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेद किए हैं, तो राजशेखर ने प्रतिभा के सिर्फ 2 भेद किए हैं, कार्यत्री और भावित्री। ठीक है, कार्यत्री और भावित्री। एक बार यहाँ से प्रश्न बन के आया था कि राजशेखर ने जो प्रतिभा के भेद किए उनके नाम बताइए, और यहाँ पे कार्यत्री ना लिख के क्या लिखा हुआ था, काव्यत्री और भावित्री। और ज्यादातर लोगों ने उसी को टिक किया था क्योंकि वो पढ़ने में ज्यादा सही लग रहा था, लेकिन यहाँ पे काव्यत्री नहीं होगा, कार्यत्री होगा, ये याद रखना है। सही क्या है, कार्यत्री, कार्यत्री और भावित्री। तो राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं। कौन कौन से, कार्यत्री और भावित्री। ठीक है, और रुद्रट ने किए हैं कितने भेद, 2 भेद, सहजा उत्पदा, सहजा उत्पदा, रुद्रट, राजशेखर, कार्यत्री और भावित्री। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा और याद भी हो रहा होगा। कार्यत्री का संबंध कवि से तथा भावित्री का संबंध सहृदय पाठक से है। यहाँ पे जो भेद किया है राजशेखर ने, कार्यत्री और भावित्री, तो यहाँ पे बताया गया है इसका अर्थ कि कार्यत्री का संबंध कवि से है, कार्यत्री का संबंध क्या है, कवि से है, और भावित्री का संबंध सहृदय पाठकों से लिया गया है। आगे है हेमचंद्र। हेमचंद्र ने भी प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, सहजा और औषधि की। एक तो रुद्रट ने किया है सहजा और उत्पदा। ठीक है, रुद्रट ने क्या किया, सहजा और उत्पदा। और हेमचंद्र ने क्या किया है, हेमचंद्र ने भी 2 भेद किया है, उन्होंने किया सहजा और औषधि की। और राजशेखर ने क्या किया, कार्यत्री भावित्री। तो यहाँ रुद्रट द्वारा किए गए भेद का ही रूप है। सहजा जन्म से संबंधित होता है, औषधि का संबंध श्रम आदि से है। तो 3 आचार्यों ने यहाँ पे अपना प्रतिभा के संबंध में बात किया है, प्रतिभा के भेद किए हैं, और तीनों आचार्यों का जो भेद है वो याद रखना है। आगे है व्युत्पत्ति शब्द। व्युत्पत्ति शब्द के बारे में देख लेते हैं कि विभिन्न काव्य शास्त्रों और लोक व्यवहार से प्राप्त किए गए ज्ञान को व्युत्पत्ति कहते हैं। इसी से इसका अर्थ बहुयज्ञ भी लिया गया है। जो विभिन्न शास्त्र और लोक व्यवहार से ज्ञान प्राप्त किया जाए, विभिन्न शास्त्रों को पढ़ के जो ज्ञान लिया जाता है, लोक व्यवहार लोक गीत से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, व्युत्पत्ति कहा जाता है। आगे राजशेखर। राजशेखर ने क्या कहा, उचित अनुचित विवेक व्युत्पत्ति। उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि उचित अनुचित विवेक व्युत्पत्ति। यहाँ संस्कृत में है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है याद रखना। अगर यहाँ हिंदी में होता कि उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है तो हमें आसानी से याद रहता कि ये राजशेखर ने कहा, लेकिन हमें संस्कृत में भी याद रखना है कि उचित अनुचित विवेक व्युत्पत्ति। उचित और अनुचित का जो विवेक है वो व्युत्पत्ति है। यहाँ कथन किसका है, राजशेखर का है।
आगे अभ्यास के बारे में बात करते हैं हम। अभ्यास के बारे में किस आचार्य ने बात किया? राजशेखर ने स्पष्टतः परिभाषित किया है कि निरंतर प्रयास करते रहना ही अभ्यास है। यहाँ निरंतर प्रयास करते रहना ही अभ्यास है, कथन किसने कहा है? राजशेखर ने कहा है। आचार्य मंगल ने इसे काव्य का मूल हेतु माना है। आचार्य मंगल ने अभ्यास को क्या माना है? काव्य का मूल हेतु माना है। किसने? आचार्य मंगल ने। अब हम पाश्चात्य आचार्यों के द्वारा जो काव्य हेतु, काव्य के कारण बताए गए हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, जो पाश्चात्य आचार्य है उन्होंने काव्य के क्या क्या कारण बताए, क्या क्या हेतु बताए, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अरस्तु और होरेंस। अरस्तु और होरेंस ने काव्य हेतु या फिर काव्य के कारण बताए अनुकरण को। अरस्तु और होरेंस ने काव्य हेतु बताए अनुकरण को। ठीक है, आगे कांट और हिंगेल। कांट और हिंगेल ने सौंदर्य प्रेम, आत्म प्रदर्शन और अनुकरण को काव्य हेतु माना है। कांट और हिंगेल ने किसको किसको काव्य हेतु माना? सौंदर्य प्रेम, सौंदर्य के प्रति प्रेम, आत्म प्रदर्शन, ठीक है, और अनुकरण, इन तीनों को काव्य हेतु माना है। किसने किसने? कांट और हिंगेल ने। आगे फ्रायड। फ्रायड ने अभुक्त काम की प्रेरणा, अभुक्त काम की प्रेरणा, ठीक है, जो काम की भावना होती है, जो अभुक्त काम की प्रेरणा है, उसे काव्य हेतु माना है। आगे एडलर। एडलर ने मानव की चिरंतरहीनता, ग्रंथि के निराकरण की वृत्ति, अहम की स्थापना को काव्य हेतु माना है। युग ने जीवन इच्छा को काव्य हेतु माना है। तो युग ने क्या माना? जीवन इच्छा को काव्य हेतु माना, इंपॉर्टेंट है। और होरेस और अरस्तु वाला भी इंपॉर्टेंट है। कांट और हिंगेल को भी याद रखना आवश्यक है, ये भी महत्वपूर्ण है कि सौंदर्य प्रेम, आदर्श आत्म प्रदर्शन और अनुकरण, यहाँ तीनों क्या है? काव्य हेतु है। किनके अनुसार? कांट और हिंगेल के अनुसार। अरस्तु और होरेंस ने किसको माना? अनुकरण को माना। अरस्तु और होरेंस अनुकरण, अरस्तु और होरेंस अनुकरण, कांट और हिंगेल सौंदर्य प्रदर्शन, आत्म प्रदर्शन और अनुकरण, सौंदर्य प्रदर्शन, आत्म प्रदर्शन और अनुकरण। आगे देखते युगल। युग ने जीवन इच्छा को माना। तो इस प्रकार से याद करना है, बार बार पढ़कर रट लेना है बिल्कुल। आगे काव्य प्रयोजन। अभी तक हम काव्य हेतु पढ़ रहे थे, काव्य हेतु काव्य के कारण पढ़ रहे थे। अभी हम क्या पढ़ेंगे? काव्य प्रयोजन पढ़ेंगे। अब हमें पता करना है कि काव्य प्रयोजन अर्थात जो प्रयोजन शब्द है इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो काव्य प्रयोजन का क्या अर्थ होता है? प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। किसी भी काव्य की रचना का कोई उद्देश्य होता है, उसे ही काव्य प्रयोजन कहा जाता है। तो काव्य रचना के उद्देश्य अर्थात उससे प्राप्त होने वाले लाभ को काव्य प्रयोजन कहा जाता है। बिना उद्देश्य के कोई भी रचना नहीं रची जाती है, तो जो उद्देश्य है उसी को क्या कहा गया है? काव्य प्रयोजन। क्या कहा गया है? काव्य प्रयोजन। और काव्य हेतु का क्या अर्थ था जो हम अभी तक पढ़ रहे थे? काव्य हेतु का अर्थ था काव्य का कारण, और यहाँ पे है काव्य प्रयोजन अर्थात काव्य का उद्देश्य। किस उद्देश्य से काव्य की रचना किया जाता है? तो काव्य रचना का उद्देश्य अर्थात उससे प्राप्त होने वाले लाभ को काव्य प्रयोजन कहा जाता है। संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन। तो अब हम पढ़ेंगे कि संस्कृत के जो आचार्य है, विद्वान है, उन्होंने अपना क्या मत रखा है काव्य प्रयोजन के विषय में, काव्य उद्देश्य के विषय में। सबसे पहले नाम आ जाता है भरत मुनि जी का, और भरत मुनि ने काव्य प्रयोजन के 6 भाग बताए हैं। कौन कौन से? धर्म, यश, आयु साधक, हितकर, बुद्ध, बुद्धिवर्धक और लोक उपदेश। यहाँ जो है सीक्वेंस में भी लिखने के लिए पेपर में आया था कि भरत मुनि जो काव्य उद्देश्य बताए हैं उनको लाइन से लिखिए, एक के बाद एक। तो हमें ये सीक्वेंस में याद करना होगा। धर्म, यश, आयु साधक। धर्म में रहने से क्या होता है? धर्म से रहने से यश की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति से आयु साधक, उसके बाद हितकर, बुद्धिवर्धक और लोक उपदेश। इन्हें याद करना है। एक स्थान पर उन्होंने पीड़ित मनुष्य को विश्रांति भामा कहना भी काव्य का एक प्रयोजन माना है। किसने? भरत मुनि ने। भामा पुरुषार्थ चतुष्ट,
भामा ने कौन कौन सा माना है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चार है इसे मुख्य रूप से माना है भामा ने। साथ ही कृति प्रीति और समस्त कलाओं का ज्ञान, इसे भी इन्होंने काव्य प्रयोजन या काव्य का उद्देश्य माना है। भामा ने किसे महत्व दिया है? भामा ने महत्व दिया है धर्म अर्थ काम मोक्ष, साथ ही कृति प्रीति और समस्त कलाओं का ज्ञान। भामा ने किसे महत्व दिया है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, साथ ही कृति प्रीति और समस्त कलाओं का ज्ञान, इसे भामा ने महत्व दिया है काव्य प्रयोजन के लिए। आगे वामन, यहाँ प्रश्न आ चुका है पेपर में, वामन ने काव्य प्रयोजन कौन कौन से बताया है? तो कृति प्रीति, कौन कौन से बताया है? कृति और प्रीति। कृति और प्रीति को किसने माना काव्य प्रयोजन? वामन ने माना। आगे है रुद्रट, रुद्रट लिखा यहाँ पे ट होगा। रुद्रट जी का क्या है? पुरुषार्थ चतुष्ट, अनर्थ का शमन, विपत्ति निवारण, रोग मुक्ति और अभिमत वर की प्राप्ति। चतुष्ट पुरुषार्थ, अनर्थ का शमन, विपत्ति निवारण, रोग मुक्ति, अभिमत वर की प्राप्ति। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर के तीनों याद रखना जरूरी है। भरत मुनि, भामा और वामन। अब है कुंतक। कुंतक ने पुरुषार्थ चतुष्ट, व्यवहार ज्ञान व परमल्लाद को माना है। भोजराज ने भी कृति और प्रीति को माना है। इसे भी याद रखिए कि भोजराज ने कृति और प्रीति को माना है, वामन ने कृति और प्रीति को माना है। आगे है मम्मट। मम्मट ने काव्यम यशस्वे कृति व्यवहार विदे विषय रक्षते श्रद्धे, तो इसे भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। भोजराज को याद रखना है, मम्मट को याद भामा को याद रखना है, वामन को याद रखना है और भरत मुनि को याद रखना है। आगे है हिंदी के कवियों विद्वानों के अनुसार काव्य प्रयोजन। अभी तक हम संस्कृत के विद्वानों को पढ़ रहे थे, अब हम हिंदी के विद्वानों को पढ़ेंगे। सबसे पहले नाम आ जाता है यहाँ पे कबीरदास जी का। तो कबीरदास जी ने किसको माना है? काव्य प्रयोजन तुम जिन जानो गीत है यहाँ निज ब्रह्म विचार। ठीक है, काव्य प्रयोजन तुम जिन जानो गीत है यहाँ निज ब्रह्म विचार, यह किसने कहा है? कबीरदास ने कहा है काव्य प्रयोजन के विषय में। जायसी क्या कहते हैं? औ मन जाने कवित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत महा चिन्हा, धनी सोई जस कीर्ति जासु, फूल मरी पे मरी न आसु। महत्वपूर्ण है, जायसी वाला कोटेशन याद रखना है। यहाँ काव्य प्रयोजन के विषय में जायसी ने कहा है। आगे तुलसीदास कहते हैं कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब का हित होई। यह भी महत्वपूर्ण है। स्वतः सुखाय भी माना जाता है किंतु सबका हित महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे, यह दिसंबर 2011 के सेट में आया हुआ है। जायसी का कोटेशन और तुलसीदास का कोटेशन महत्वपूर्ण है। तो जायसी क्या कहते हैं? ओ मन जानी कवित अस्कीन्हा, ओ मन जानी कवित अस्कीन्हा, मकु यह रहे जगत महचिन्हा, धनी सोई जस कीर्ति जासो, फूल मरी पे मरी ना वसु। यह जायसी कहते हैं। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कीर्ति भनीति भूति भली सोई, कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब का हित होई। यहाँ किसका कथन है? तुलसीदास जी का कथन है काव्य प्रयोजन के विषय में। आगे देखते हैं कुलपति मिश्र क्या कहते हैं? जस संपत्ति आनंद अति, दुरितन दारे खोई हुत कविते, चतुरई जगत राम बस होए। यहाँ कौन कहते हैं? कुलपति कहते हैं। आगे देव क्या कहते हैं? रहत घर न बर धाम धन, तरुबर सरवर कूप, जस शरीर जग अमर भव्य काव्य रस रूप। यहाँ कौन कहते हैं? देव कहते हैं। और महत्वपूर्ण कोटेशन है, रहत घर न बर धाम धन, इतना भी याद रख सकते हैं। आगे का फिर आपको आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये किसका कथन है? देव का कथन है काव्य प्रयोजन के विषय में कि रहत घर न बर धाम धन। भिखारी जी क्या कहते हैं? एक लहे तप पुंज, एक लहे तप पुंज के फल ज्यो तुलसी अरुध सुर गोसाई, एक ल वहु संपत्ति केशव, भूषण ज्यो बर वीर बड़ाई, एक है को जश ही सुप्रसव प्रस्ताव, रसखानी रहीम की नई दास कवितन की चर्चा, बुद्धि
वतन को सुख दे सब थाई। यहाँ कौन कहते हैं? भिखारी जी कहते हैं। देव जब का जो कोटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। भिखारी का जो कोटेशन वो यहाँ से आप इतना याद रख सकते हैं कि एक लहे तप पुंज भिखारी, एक लहे तप पुंज भिखारी दास जी का कोटेशन है काव्य प्रयोजन के विषय में। और देव का कोटेशन है रहत घर ना बर धम धाम धन। ठीक, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि यहाँ संस्कृत में दिया गया है सारा कोटेशन सब कुछ, तो ज्यादा थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार रिवाइज करें या फिर अच्छे से लिख ले कहीं पे और फिर उसे अच्छे से पढ़े, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। एक बार वीडियो देख के छोड़ देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो पेपर में जब आएगा तो आपको याद नहीं रहेगा, वैसे ही आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप वीडियो को बार बार देखें या फिर कहीं पे लिख के रख ले और फिर बाद में उसे बार बार रिवाइज करें, ताकि आपका जो समय है वो क्या हो, खराब ना हो। क्योंकि आप अभी आधा घंटा 1 घंटा लगा के वीडियो देखेंगे, बाद में पेपर में जब आएगा तो लिख भी नहीं पाएंगे, सही ऑप्शन टिक नहीं कर पाएंगे, तो कोई फायदा ही नहीं वीडियो देखने का। इससे अच्छा है कि आप इसे बार बार रिवाइज करें, जब पेपर में आए तो नंबर लेके आए वहां से। ठीक, आगे है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा काव्य प्रयोजन को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति। हरिऔध ने आनंद की अनुभूति कहा है, तो इसे याद रखना है कि आनंद की अनुभूति काव्य प्रयोजन को किसने कहा है? तो हरिऔध ने कहा है। मैथिली शरण गुप्त, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है, यहाँ भी पेपर में आया हुआ है। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, तो यहाँ भी महत्वपूर्ण याद रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापित करना है। तो मनुष्य हृदय का जो सामंजस्य प्रतिस्थापित करने की बात हुई है, मनुष्य हृदय के सामंजस्य की बात हुई है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी याद रखना है। महादेवी वर्मा कहते हैं कि मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना, मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना काव्य प्रयोजन है, काव्य का उद्देश्य है। यहाँ कौन कह रहे हैं? महादेवी वर्मा कह रहे हैं, यह भी याद रखना है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी मानव कल्याण को काव्य प्रयोजन कह रहे हैं। नंद दुलारे बाजपेयी आत्मा अनुभूति को काव्य प्रयोजन कह रहे हैं। और डॉक्टर नगेंद्र आत्मा अभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन कह रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र कह रहे आत्मा अभिव्यक्ति काव्य प्रयोजन है। नंद दुलारे बाजपेयी आत्मा अनुभूति काव्य प्रयोजन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानव कल्याण की बात कह रहे हैं। क्या है? काव्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मानव कल्याण की भावना होनी चाहिए। नंद दुलारे बाजपेयी कह रहे हैं कि काव्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आत्मा अनुभूति होना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं कि काव्य का उद्देश्य होना चाहिए आत्मा अभिव्यक्ति। पाश्चात्य काव्य शास्त्र ने काव्य प्रयोजन को लेकर चिंतकों की 3 श्रेणियां निर्धारित की है। अब क्या है कि काव्य प्रयोजन को लेकर जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री है उन्होंने 3 श्रेणियों का निर्धारण किया है। कला के लिए होमर, लॉन्जाइनस, सिलर, स्विनबर्ग, आस्कर वाइल्ड और डॉक्टर ब्रेडले इसके समर्थक है। किसके? कला और कला के लिए, इसके लिए इन्होंने समर्थन किया। कला जीवन के लिए, इसके लिए किसने? कला जीवन के लिए प्लेटो, रस्किन, टॉल्स्टॉय आदि इसके समर्थक थे। लोक मंगलवादी भी कहा जाता है, समन्वयवादी। कुछ ऐसे चिंतक भी रहे जो काव्य प्रयोजन, जीवन, आनंद दोनों को मानने के समर्थक थे। अरस्तु, होरेंस, ड्राइडन, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड, आई.ए. रिचर्ड इसे मानने वाले चिंतक है। तो यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्लाइड आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन ऊपर के जो स्लाइड है ये जरूर से आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप एक बार वीडियो को देखकर छोड़ देते हैं तो आप गलती करेंगे, या तो आप इसे रिवीजन करके बार बार देखें या फिर आप कहीं पे कॉपी में अच्छे से लिख लें और उसे बार बार रिवीजन करें, तभी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगली क्लास में हम रस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।